नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। किसानों की बहुत बार हम बात करते हैं, एक बार फिर से किसानों को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि किसानों की ओर से एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे। 26 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसानों को वाकई पूरा नहीं किया गया या किसानों के नाम पर किसानों की आड़ में सियासत हो रही है। तो किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के आरोपों और सरकार के दावों और सरकार के पक्ष को लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा किसानों की धरती है। हरियाणा में किसानों की खूब बातें भी होती आई। सभी दल सरकार में रहकर किसान हितैषी होने का दम भरते आए तो विपक्ष में रहकर किसानों का सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा भी किया गया। किसानों को लेकर सियासत दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर हुए आंदोलन के बाद अधिक हो गई है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मानी गई मांगों को पूरा न किए जाने के आरोप भी सरकार पर लगा रखे हैं। दूसरी ओर केंद्र और हरियाणा सरकार किसान हित में ऐतिहासिक काम किए जाने का दावा करती है, लेकिन विपक्ष किसानों की मांगों और वादों को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। ऐसे में किसान सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन करने और जींद की धरती से आगामी रणनीति तैयार करने का ऐलान किया है। 26 तारीख को जींद में प्रोग्राम रहेगा और एसकेएम की पोल है और एक बड़ा प्रोग्राम हम जींद के अंदर करेंगे। सभी लोग वहाँ पाएंगे और जो लोग वहाँ नहीं जाएंगे वे अपने डीएम, एसडीएम, डीसी उसके वहाँ अपना ज्ञापन दे सकते हैं 26 जनवरी को। और ट्रैक्टरों के साथ में अपना मार्च निकाल देंगे, गाँव में निकाल देंगे, तहसील पर निकाल देंगे। 26 को तो अपना एक बड़ी पंचायत है और सरकार से ये डिमांड है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो और जितने मुकदमे जो भारत सरकार पार्लियामेंट में कह रही है उसको लागू करें। जाहिर है किसानों के मुद्दों पर बयानबाजी और सियासत नई नहीं है। किसानों की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किए आंदोलन और कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म किए जाने से लेकर अभी तक कई बार आंदोलन की चेतावनी दी है। एक बार फिर से किसानों ने 26 जनवरी को प्रदर्शन कर जींद से आगामी रणनीति तैयार करने का ऐलान किया। सवाल ये, क्या वाकई किसानों की मांगों को माना नहीं गया या फिर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन का असर हरियाणा की सियासत पर खूब देखा गया। ऐसे में इस बार भी किसानों ने पंचायत के लिए जींद को चुना है। देखना ये है कि हरियाणा की राजनीति पर किसानों के प्रदर्शन का क्या और कितना असर होगा। वहीं किसानों की मांगे और किसानों की आवाज क्या 2024 के चुनावी मुद्दों में तब्दील होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की ओर से हालांकि ऐलान देखिए पहले कर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से राकेश टिकैत की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि हम लंबी लड़ाई एक बार फिर से लड़ने को तैयार थे। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी अंबाला में राकेश टिकैत शामिल हुए थे। तब भी कहा गया कि किसानों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से भी बात की गई है। केंद्र पर तब भी उनकी ओर से निशाना साधा गया था। तो सवाल कई हैं और हरियाणा की जब आप बात करते हैं, चूंकि राजधानी दिल्ली से लगता राज्य है और किसान आंदोलन, काफी लंबा किसान आंदोलन हमने देखा, हरियाणा में उसका काफी असर भी देखा गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं। चूंकि राजनीतिक तौर पर बात करें, सामाजिक तौर पर हम बात करें तो काफी असर दिखा। क्या इस बार भी कोई इस तरह का आंदोलन या लड़ाई लड़ने की तैयारी में किसान की? क्या इस बार भी इस पर सियासत भी होगी और असर भी दिखेगा? और मूल सवाल ये कि क्या, जिसका हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया और उससे पहले भी मैं बात कर रही थी कि क्या किसानों की मांगों को सरकार ने नहीं माना है। चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता टीना कर्मवीर जी चर्चा में जुड़ गई हैं, इनेलो प्रवक्ता रजवन डहीनवाल जी, किसान नेता सतीश नंबरदार, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत जाहिर है बीजेपी से होगी। विधु रावल जी, काफी लंबा समय गुजर गया है किसान आंदोलन को खत्म हुए। हालांकि किसान कहते हैं कि हमने स्थगित किया था, ठीक है। अब किसान कहते हैं कि वादा खिलाफी हुई है, सरकार ने जिन बातों को मानने की हाँ भर दी थी, सहमति बन गई थी, उनको पूरा नहीं किया गया। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार जी। नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। आपके पैनल पर बहुत प्रबुद्ध कुछ लोग हैं, उनको भी नमस्ते। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि इन्होंने किस प्रकार से तारीख, स्थान और पृष्ठभूमि क्या है इस घोषणा की, इन तीनों पर बात करते हैं।
सबसे पहले तारीख की बात करते हैं। तारीख चुनी 26 जनवरी। यही तारीख पहले भी एक बार चुनी थी, जब सारे देश की एजेंसीज ने इन्हें बार बार कहा था कि आप 26 जनवरी को ना कीजिए अपना तमाशा। इन्होंने कहा नहीं, हम किसान को बदनाम करने के लिए आए हैं। हम आम जो गांव के अंदर किसान काम करने वाला है उसको किस प्रकार से बदनाम कर सकते हैं, हम चंद लोग जो हैं हम किसान को बदनाम करके रहेंगे। इन्होंने ठीक वही किया। 26 जनवरी 2021 को सारे देश ने देखा किस प्रकार, मैं किसान परिवार से आता हूं, इस नाते से मेरा सिर शर्म से झुक गया जब मेरे नाम से चलने वाले आंदोलनकारियों ने किस प्रकार लाल किले पर सारे देश के गणतंत्र को शर्मसार किया। और 26 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी को पूरी दुनिया की नजर भारत पर होती है, तो भारत को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। और भारत की आत्मा गांव में, खेत में, खलिहान में और किसान में बसती है, इसलिए किसान को कैसे बदनाम किया जाए, इन कुछ आंदोलन जीवियों का ये रुख रहा। अब फिर 26 जनवरी ही चुन रहे हैं। स्थान कौन सा चुन रहे हैं? हरियाणा, और कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए बात करेंगे। हरियाणा वो जगह है जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है तो हरियाणा में खरीदी जाती है। कांग्रेस की कोई सरकार कोई एक भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदती है। केंद्र सरकार उनके राज्यों में जो 2 फसलें खरीदती है उसके अलावा कोई एक भी फसल कांग्रेस की कभी सरकार ने आज तक एमएसपी पर खरीदी हो तो बता दें, लेकिन वहां नहीं करेंगे। पंजाब में नहीं करेंगे, जहां पर पहली बार गेहूं और जीरी के अलावा पहली बार तीसरी फसल अगर खरीदी जा रही है, जो कि हरियाणा में 2015-16 से खरीदी जा रही है, 14-15 फसलें खरीदी जा रही हैं। पंजाब में पहली बार एक फसल खरीदने के लिए आज हम देखते हैं हर टेलीविजन पर उसकी डिबेट आती है। तीसरी है पृष्ठभूमि, किस व्यक्ति के साथ जाकर इन्होंने ये बात कही। अभी राहुल जी से गुड़ सीख कर आए हैं। किस प्रकार हमने देखा, मालिक, कर्मचारी, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो है अभी थोड़े दिनों पहले कुरुक्षेत्र में मिले थे, और उसमें हमने देखा कि मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कुछ आदेश दिए और उस आदेश के तहत यहां पर कर रहे हैं। अब ये मालिक कौन है? ये मां और बेटा की सरकार, जिसने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। ऐलान तो पहले कर चुके हैं किसान। पहली कैबिनेट का पहला फैसला, ठीक है, राहुल से मिले, उसके बाद भी मीडिया से बात की, उसके बाद रिपीट किया, इस बात को दोहराया। लेकिन ऐलान तो पहले हो गया था, दिसंबर के अंत में ऐलान कर दिया गया था। मेरे तो 2 सवाल रहते हैं जी, मेरे तो 2 सवाल रहते हैं। 13 महीने तक लोग जो इकट्ठे बैठे रहे, पंजाब से आए हुए लोग, जहां पंजाब में एमएसपी पर खरीदी नहीं होती, वहां से आकर हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं जहां पर एमएसपी पर खरीद होती है। सबसे अधिक रेट कहीं मिलता है, हरियाणा में मिलता है। सबसे बेहतर भुगतान होता है, हरियाणा में होता है। उनसे एसओएल का मुद्दा नहीं है छेड़ पाए। ठीक है, पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई। 13 महीने इनको फुर्सत नहीं मिली एसओएल पर बात करने की। दूसरा, इनसे शिकायत रहती है, जो कांग्रेस की सरकार कहती थी, और हुड्डा कमेटी, दिसंबर 2010 में हुड्डा कमेटी ने यह घोषित किया कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो गैर वाजिब है, अव्यवहारिक है, उनको लागू ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जैसे ही सत्ता में आए 2014 में 26 मई को पहली कैबिनेट का पहला फैसला क्या था कि A2+FL के तहत जो स्वामीनाथन जी ने जो फॉर्मूला सुझाया था उस पर किसानों की एमएसपी। ठीक है, किसानों की बात अभी भी C2 पर अड़ी है कि C2 को कंसीडर क्यों नहीं किया गया। अब चर्चा को आगे ले जाते हुए पहला जवाब अगर थोड़ा हम जी पहला जवाब थोड़ा संक्षिप्त, अभी तो पहला उत्तर है राहुल साहब, बहुत डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी तो दूसरे प्रवक्ताओं को भी जोड़ लेते हैं। अभी शुरुआत हुई है, काफी विस्तृत जवाब आपने दिया। मेरा अंतिम वाक्य है, क्योंकि ये चलिए इस बात की बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए बात को। मांगकर 5 सेकंड ले रहा हूं। लागत में 50% लाभांश जोड़कर एमएसपी तय करने का फॉर्मूला 26 मई 2014 की ऐतिहासिक कैबिनेट, देश की ऐतिहासिक कैबिनेट, कौन थे उसमें? पहली कैबिनेट थी मोदी जी की। हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर A2+FL पर लागू किया। दिसंबर 2010 में कांग्रेस की सरकार कह चुकी थी कर ही नहीं सकते। उन लोगों के साथ आपने पूरा किया, 5 सेकंड भी पूरे हो गए राहुल साहब, बाकी 4 मेहमान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ओपनिंग स्टेटमेंट का ही। टीना जी, एक तो तारीख को लेकर, पृष्ठभूमि को लेकर जिन लोगों से अभी रिसेंट मुलाकात की है, यानी राहुल गांधी से मिले हैं राकेश टिकैत, उसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं। दूसरा, इनका कहना यह है कि हरियाणा का किसान तो सक्षम है, समृद्ध है और पूरी तरह से दूसरे राज्यों के मुकाबले, किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक सरकारी खरीद हो रही है फसलों की, एमएसपी पर खरीद की जा रही है। तो ये केवल कोरी सियासत है जो किसानों की आड़ में की जा रही है, क्या कहेंगे? सरकार इस भारत के अंदर ही 700 से अधिक किसानों ने बलिदान दिया।
और उनको क्या कहा गया, संसद में क्या कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया जो आंदोलन कर रहे थे। तो ये इसे इसे विडंबना ही कहेंगे कि जहां हम आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है, उनको नए नए नाम गढ़ दिए जा रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से दूसरे चरण में जब ये जिनमें महापंचायत होने वाली है, तो जैसे ही सबसे पहले जैसे टिकैत जी राहुल जी से मिले तो भाजपा के अंदर हलचल मच गई। ये वैसे ही बौखलाए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, तो अब इनकी यहाँ बेचैनी हो गई है कि अब क्या होने वाला है, डर गए हैं अचानक से। अच्छा। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के मिलने से डर गए? अच्छा, राकेश टिकैत के मिलने से नहीं, राकेश टिकैत के मिलने से नहीं, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना, बौखलाए हुए लोग हैं। अब ये भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। राकेश टिकैत से तो मिलने के बाद तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी देश में, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले जो प्रथम चरण में जो आंदोलन हुआ, तब भी इनको क्या करना पड़ा, इनको जिस तरीके से किसानों पर ये लगातार टॉर्चर करते आ रहे थे, मांगे जो हैं उनकी, जिस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि एमएसपी गारंटी कानून और बिजली बिल की वापसी की कह रहे थे, किसानों की पेंशन को लेकर मैनिफेस्टो में किसने कहा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट हम लागू करेंगे, वो क्यों नहीं की गई? मेरा सवाल जो है, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हम पर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देते हैं। बताओ, हम कर चुके हैं, कांग्रेस 8 साल हो गए हैं। किसान विरोधी पार्टी है, इसीलिए ये किसानों का सम्मान करना नहीं जानती। अगर ये किसानों का सम्मान करना जानती, रिस्पेक्ट करना जानती, तो उनको ठंड में ये पंचायत, महापंचायत और ये जिस तरीके से आंदोलन करने की जरूरत ही क्या पड़ती? देखिए, समझने की जरूरत है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये किसान समझने की जरूरत इस बात की भी है। इंजन की सरकार, ठीक है, कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार ने, बीजेपी ने सरकार में आके, एनडीए सरकार ने आके कुछ नया कर दिया हो। ये मांगे तो आप लोगों की सरकार, क्योंकि आप लोग अधिक सरकार में रहे तो जवाबदेही भी अधिक हो जाती है। आप लोगों के समय से ही मांगे बनी आ रही है लगातार। अगर आपको लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू नहीं की गई, तो जो कमेटी बनाई गई थी, हुड्डा साहब चेयरमैन थे, उस वक्त क्या किया गया, कितना किया गया, क्या स्टेटस था जब आप लोग सरकार से गए? 1600 करोड़ बिजली माफ किया गया था हुड्डा सरकार में। मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस कभी भी झूठे वादे नहीं करती इनकी तरह कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ऐसा करेंगे, किसानों की पेंशन देंगे, ये ऐसा। हम लोग जुमले नहीं फेंकते हैं। ये सरकार जो है ये झूठ बोलती है। इन्होंने किसानों को साथ धोखा किया है, और अगर धोखा नहीं करती तो ये इनको दूसरे चरण में ये ऐसा महापंचायत करने की जरूरत ही क्या पैदा होती? अच्छा। ये समझने की जरूरत है जी। सतीश नंबरदार जी, आपसे हम समझेंगे अब क्या मायने हैं इन बातों के कि 26 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे, जींद में बड़ी रैली या महापंचायत कर आगामी फैसला लिया जाएगा? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज महर्षि विवेकानंद की जयंती पर उनके चरणों में पूरे किसान समाज की तरफ से नमन। और रही बात, जैसे मैं भी माननीय प्रवक्ता बीजेपी की प्रवक्ता की बातें सुन रहा था, ये तो इन्होंने खुद बोला था 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। आज तो किसान अपने एमएसपी का ही रोना रो रहा है। और रही बात, जैसे मेरे माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे, तो इन्होंने उस टाइम पर समझौता किया था, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने घुटने टेकने का काम किया था, और कमेटी बना कर देंगे एमएसपी की, और अच्छा एमएसपी का कानून आपको बना कर देंगे। लेकिन आज पूरे का पूरा देश का किसान अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि एक किसान की एक सहिष्णुता समझते हैं। लेकिन आज किसान इतना भोला नहीं रहा। आज किसान पूरे का पूरे देश का एकजुट है। और 26 तारीख को जींद रैली में बता दिया जाएगा, क्योंकि आज हरियाणा में इनके सत्ता के पैर उखड़ रहे हैं। इसलिए इस तरह के आज ये फैसला लेने का काम करो किसानों पे, और गलत बयान लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज किसान किस तरह के डीएपी, यूरिया, हर चीज में, बिजली में किस तरह किसान को ये नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ बोलते हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। अरे शर्म करो कुछ तो मेरे भाई, कुछ तो देखो किसान की तरफ। लेकिन आज किसान इतना लाचार नहीं रहा जो आपके अगर घुटने टेकेगा। आज किसान नहीं, बीजेपी ये कहती है, सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए तो ऐतिहासिक काम किए गए। और हरियाणा से अगर आप हैं, जहां तक मुझे जानकारी हरियाणा से आपने तो सबसे अधिक फसलों की सरकारी खरीद होती है, एमएसपी पर खरीदा जाता है।
नकदी किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने, पैसे ट्रांसफर किए जाने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार देखती है। हाँ, लोगों के साथ ठगी का काम हो रहा है। और आज जो ये इस देश में ये कर रहे हैं ना कि 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज दे रहे हैं, ये सिर्फ एक किसान की मेहरबानी है, एक अन्नदाता की मेहरबानी। जो किसान ने अपनी छाती और छाती पाड़ करके अनाज उगाने का काम किया, और आज ये वही लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं, किसान से तो खरीद के दिया जाता है ना, किसान से तो। हाँ जी, किसान से तो खरीदते हैं ना, फिर उसके बाद देते हैं। तो किसान से खरीदते, किसान पैदा करते हैं भी तो खरीद रहे हैं ना, और किसान पैदा ही नहीं करेगा। आज किसान का हाथ मार के अपनी वही लूटने का काम कर रहे हैं। रजवंत जी, किसानों को या किसान यूनियंस को ये लगता है, किसान नेताओं को ये लगता है कि किसानों के साथ तो ठगी हो गई, जो आंदोलन खत्म करवाया गया, उन मांगों को कह दिया गया, जब बातचीत हुई, वार्ता हुई तो कहा गया कि मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन मांगे मानने की दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये सरकार पर आरोप किसानों के। देखिए, कई बार ऐसा आया है कि किसानों को बीच बीच में चेतावनी देनी पड़ी है, आंदोलन करना पड़ा है। उसके लिए अगर हम बात करें तो अभी जैसे गन्ना के किसान थे, वो भी सड़कों पर बैठे थे। आज जिस प्रकार से हमारे भाई नंबरदार जी बैठे हैं, उन्होंने भी बताया है कि सरकार ने ये कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अगर सरकार ने आय दुगनी करी है तो सरकार उसके बारे में बताए। ये तो एक मुख्य मुद्दा लेके आए थे ना ये। और आज जब ऐसे हालात बने हैं कि किसानों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे बारे में जो कहा जा रहा था कि भाई आप आंदोलन को छोड़ दो, आपके जो काले कानून थे वो पूरे हो गए, वो खत्म कर दिए, आप धरने से उठ जाओ, उनको किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आज किसानों की हालात ऐसी की बनी हुई है कि वो खुद आप फोन को साइलेंट करें, आप में से जिसका भी फोन है। आप बात पूरी कीजिए रजवंत जी। मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन नहीं है ये। रजवंत जी, मेरा फोन नहीं है ये, किसी और साथी का। मैं जो कह रही हूँ वो तो सुने, जिसका भी फोन है साइलेंट करिए ना, फिर आप भी बात अच्छे से कह पाएंगे। मैंने नहीं कहा आपका फोन है, आप बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो जो किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, तो आज किसान एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं कि भाई 26 तारीख को हम किसानों के वहां पर जींद में रैली करेंगे। तो अब सरकार के पास समय है ना, सरकार उनसे बैठकर बात करे, अभी समय है। और आज उनको बुलाए, कल बुलाए, परसों बुलाए, 26 तक का समय है, किसानों से बैठकर बात करें। आज हमारे भाई प्रवक्ता बीजेपी के ने ये सीधा कह दिया, उनको आंदोलनजीवी कह दिया। एक किसी भी व्यक्ति को अगर वो लोकतंत्र में अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, वो आंदोलन एक चेतावनी दे रहा है आंदोलन करने की, अगर हमारी ये बातें हैं, हमारी बातें की मानी जाए, अदरवाइज हम इस प्रकार का आंदोलन करेंगे। और जब वो चेतावनी स्वरूप अगर उनको बता रहे, तो सरकार की भी तो नैतिक दायित्व बनता है कि उन लोगों को बुलाए कि भाई आपकी समस्या क्या है, हम आपको बैठकर बातचीत करेंगे, हम आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, और क्या हमने काम किया है वो काम भी बताएंगे ना। लेकिन अगर सरकार इस दौरान अगर वो आंदोलन करने पर उनको मजबूर होती है, सरकार अपने अड़ियल रवैये पर रहती है और उनकी बात सुनती नहीं है, तो किसान और क्या करेगा। कोई भी व्यक्ति, अकेले किसान की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से बातचीत करने के लिए सरकार को निमंत्रण ही तो दे रहा है ना। चेतावनी का मतलब क्या है कि भाई हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार आकर हमारे से बात करे, हमारी समस्या का समाधान करे। कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे ही। अगर सरकार उनकी बातों का समाधान पहले कर देता है तो उनको आंदोलन करने की क्या जरूरत है। किसानों की छोटी सी बात है, सरकार इस मामले में गंभीरता से लेते हुए आज ही इस चीज में सोचना चाहिए। कल को अगर ये किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे कि किसानों ने आंदोलन किया, तो ये सरकार की ये नाकामी सरकार की रहेगी, किसानों की नहीं रहेगी। राजकुमार जी, पहल करके बात करनी चाहिए इस चीज को और मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए। राजकुमार जी, बीजेपी से हमने शुरुआत की, बीजेपी, कांग्रेस, किसान नेता, इनेलो, तमाम लोगों को आपने सुना पैनल पर। क्या अब किसानों की ओर से कोई चेतावनी देने, अल्टीमेटम देने या सरकार को कहने कि आंदोलन करेंगे या वहां पंचायत करेंगे अगर आपने मांगे नहीं मानी, क्या इस तरह की बातों का कोई असर सरकार पर हो सकता है? कोई संभावना, कोई दबाव बन सकता है सरकार पर? दबाव बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन हमको उस संदर्भ को समझना चाहिए जिसमें सारी बातें हो रही। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेते हुए कुछ आश्वासन आंदोलनकारी किसानों को दिए थे, समझौता हुआ था। बिल्कुल। उस बात को लगभग साल हो गया, तो ये सवाल तो उठता है कि इस 1 साल में जो समझौता हुआ था उस पर अमल की दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ी है। अगर किसान वो सवाल करना चाहते हैं तो उनको इसका हक है और उसका जवाब, सही जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है। दूसरी बात ये मान लेना कि जींद में अगर किसान पंचायत होगी तो
सिर्फ हरियाणा केंद्रित किसान आंदोलन की बात हो रही है या किसान गतिविधियों की बात हो रही है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा तार्किक रूप से तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक। जो कहा गया वो कहा गया, देश भर में होगा, देश भर में ज्ञापन दिए जाएंगे, अपनी बात कही जाएगी। राजकुमार जी, जो ये क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया है, तो हम जो बात लेकर चल रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन होगा, जिला स्तर पर होगा, ज्ञापन दिए जाएंगे, मांग पत्र सौंपे जाएंगे। दूसरा, जींद में एक बड़ी रैली महापंचायत होगी जहां से आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जी, तो जींद की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हमें उसको समझना होगा। जींद चौधरी छोटू राम की जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। तो अगर किसान उनकी जन्मस्थली पर जींद में एक बड़ी किसान पंचायत करके अपनी बात कहना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, किसी अलग संदर्भ में देखना चाहिए। जी। तीसरी बात, जहां तक किसानों के साथ न्याय और अन्याय की सवाल है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा शासन किस पार्टी का रहा है, और किसान की दशा अगर बिगड़ी है, चाहे कृषि की अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसान की आर्थिक हालत हो, कोई 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में नहीं बिगड़ी, वो लगातार बिगड़ती है। स्वामीनाथन आयोग की भी जो रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस के शासन में आई थी। अगर कांग्रेस ने वो लागू करती होती ईमानदारी से, तो भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव में वायदा करने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। और फिर ये सवाल उठाने का मौका भी नहीं मिलता किसी को कि कितना अमल हुआ, कितना नहीं हुआ। इसमें दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र के स्तर पर अगर बात करें, तो किसानों की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी तथ्य है कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। ये भी तथ्य बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। लेकिन सवाल यह दूसरा है, किसान मांग कर रहे हैं कि जो एमएसपी है उसकी वैधानिक या संवैधानिक गारंटी का कानून बना दिया जाए। अभी एमएसपी राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करती है। राज्य सरकार बढ़ाए न बढ़ाए, केंद्र सरकार बढ़ाए न बढ़ाए, किसान चाहते हैं या जब चाहे इसको खत्म भी कर दें। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देश के बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां एमएसपी पर खरीद होती है, सारे देश में नहीं होती। तो किसानों की बड़ी चिंता है वो ये है कि एमएसपी को एक कानूनी जामा पहनाया जाए। दूसरी बात, जब समझौता हुआ तब ये कहा गया था कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। जी। उस दिशा में कुछ प्रगति हुई है, ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 साल का समय बहुत होता है। जी बिल्कुल। उसको एक तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाना चाहिए। अगर उसमें कोई तकनीकी कानूनी जटिलताएं हैं तो सरकार को किसान नेताओं से बात करके बताना चाहिए कि इसमें इतना समय लग रहा है, इसलिए लग रहा है, हम तब तक कर लेंगे। एमएसपी पे जो कमेटी बनी है उसके लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कमेटी कब तक अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी रिपोर्ट दे देगी। अनिश्चित काल तक चीजें न टले तो किसान आंदोलन की किसी को भी सड़क पर तो नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, किसी को अगर मौका मिलेगा, राजकुमार जी, अगर कोई राजनीति भी कर रहा है, सियासत कर रहे हैं, तो उसे मौका भी नहीं मिलेगा। साफ बात की मैं वही कह रहा हूँ, अगर टाइम फ्रेम में चीजें होंगी या होती हुई दिखेंगी तो किसी को राजनीति करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी। विदु रावल जी, जो एक बड़ी मांग थी कि एमएसपी को लेकर गारंटी कानून हो या गारंटी दी जाए, उसको लेकर क्या, चूंकि किसान तो ये कहते हैं कि आंदोलन खत्म करवाने के लिए सरकार ने किसानों के साथ ठगी कर दी, उसके बाद कितनी बातें हुई, कितनी बैठक हुई, क्या स्थिति, उस दिशा में कितना काम किया गया, उसे लेकर सरकार ने कभी तस्वीर साफ नहीं की देश के सामने? नहीं, ये तस्वीर साफ है। हम कितना देखना चाहें ये हमारे ऊपर है। पहली बात तो ये कि एमएसपी गारंटी कानून इस देश में पहले से ही है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है वो अपने आप में एमएसपी को गारंटी करता है। वो ये कहता है कि हरियाणा के अंदर कोई भी, या देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जो कांग्रेस की सरकार का बनाया हुआ है, बल्कि ये 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट एक बार पढ़ लें, उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि देश के जनमानस के अंदर जो कोई भी जो है गरीब, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सरकार इसकी गारंटी देती है। अब वो भूखा नहीं सोएगा तो इसके लिए उसको अन्न दिया जाएगा। अब वो अन्न कहां से आएगा, वो अनाज कहां से आएगा, वो फसलें जो है किसान की खरीद कर, और खरीद कर किस रेट पर, एमएसपी पर रेट कर। एमएसपी क्या है, एमएसपी को समझने का प्रयास करें। एमएसपी एमआरपी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। एमएसपी वो रेट है जिस पर सरकार अपनी खरीद करती है। ये इस देश के अंदर कानून की बात है। पहली बात तो ये, खैर राकेश टिकैत जैसों के लिए ये बात ऊपर से निकलेगी, मैं इस पर डिटेल नहीं जाता। मैं एक दो बातों पर और जाना चाहता हूं। ये भी कहते हैं कि एमएसपी सरकार ने जो बना दी उसकी भी गारंटी दे कि उससे नीचे खरीद नहीं होगी किसान की फसलों की।
एक दो बातें कर लेते हैं। पहली बात तो बार बार आप इनको किसान कहें तो मैं कौन हूं? जो लोग किसान के सौभाग्य को लूट लें, तीनों कृषि सुधार कानूनों को खत्म करवा दें और पिज्जा बर्गर की पार्टी करते हुए, वो तो हो गए किसान। और जो बेचारे गरीब किसान जो 2014 से 25 साल पहले जिस गरीब किसान ने अपने खेत में दम तोड़ा हो, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता 600 की फिगर बता रही थी कि किसानों ने बलिदान दिया। अच्छा रावल साहब, अगर ये किसान 4.5 लाख किसानों की बात कौन करेगा? तो इनकी मांगे क्यों मान ली गई? नहीं, ये गलत बात है ज्योति जी, ये गलत है। मैंने कब कहा? मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। ये कह रहे हैं कि मैं किसान नहीं। अगर ये किसान ये कह रहे हैं तो क्यों मान लिया? ये कह रहे हैं, एमएसपी को लेकर पहले से कानून था, तो जो बात हुई, बैठक हुई, उसमें सहमति क्यों बन गई कि एमएसपी को लेकर गारंटी हम देंगे? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। एक तो मुझे एक तो सभी ने सवाल मुझसे पूछना है और एक तो सबसे कम सवाल का उत्तर देने का समय मुझे मिलना है। तो मेरी प्रार्थना है, पहली बात तो मैंने ये कब कहा कि कौन किसान है कौन नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं ये मुझे किसान क्यों नहीं मानते? मैं प्रगतिशील किसान जो अपने आप अपनी हक और हकूक की बात करते हुए अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं तो किसान नहीं हूं। वो लोग जो आपस में एक दूसरे को खुद ही चंदाखोर कहते हैं, उनको आप किसान कह रहे हैं। वो जो भाजपा के विरुद्ध जा जाकर हर चुनाव में खड़े होते हैं और उनको 1% भी वोट नहीं मिलता। पंजाब में 10 जगह गुरनाम सिंह चढ़ूनी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, 10 कैंडिडेट खड़े थे, 10 में से हाईएस्ट जो वोट मिला 0.85%, यानी 99.15% लोगों ने कहा कि उनको वोट नहीं देना। तो क्या 99% लोग किसान नहीं है? देश की तो अधिकांश जनसंख्या किसान है। राकेश टिकैत ने कौन से चुनाव में भाजपा की खिलाफत नहीं की? उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, सुपड़ा साफ हो गया। खुद राकेश टिकैत के इलाके से भाजपा जीत कर आई है। तो पहली बात तो ये तय करें कि किसान भाजपा के साथ हैं। ये कुछ नौटंकीबाज जो लोग हैं, ये किसानों के नाम से राजनीति करते हैं। एक बड़ा अच्छी बात अभी यहाँ पर पैनल पर हुई है, राजकुमार जी ने बताया जो बिल्कुल ठीक है। अगर ये नौटंकीबाज थे तो क्या नौटंकीबाजों की मांगों को सरकार ने माना था? और दूसरा, अगर पहले से एमएसपी है जो कि आपका कहना है मानना है, तो फिर ये इस बिंदु पर क्यों सहमति बनी थी कि ठीक है हम एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाएंगे, इसके लिए कमेटी का गठन करते हैं? ये दो बातें आप मुझे किन बिंदुओं पर सहमति बनेगी? किन बिंदुओं पर सहमति बनी थी? किन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक मैं पहला राजकुमार जी की बात पूरी कर, उन्होंने कहा था चौधरी छोटू राम जी की जन्मस्थली पर महापंचायत कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्थान है, पावन पवित्र स्थान है। मैं बाबा खागड़ के वहां पर गया था, जहां पर इनेलो के जो पुलिस थी उन्होंने 1700 गोलियां गिनवाई थी, पेड़ पर चढ़कर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गिनी थी, भाषणों में बड़ी बार बता चुके हैं। लेकिन वो चौधरी छोटू राम जी का और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन किसको लेकर था? ये तो याद करो। उनका तो आंदोलन था कि बिचौलियों से किसान को बचा लो, बिचौलिए किसान को खाए जा रहे हैं। उन्होंने तो सारा जीवन इसके लिए बिता दिया। और ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, बिचौलियों से बचना नहीं चाहिए। तीनों कृषि कानून अगर आजाद कर रहे थे तो यही तो कर रहे थे, किसान को मर्जी दे रहे थे, आप जिस मर्जी व्यवस्था से बेचें। नहीं, जबरदस्ती बिचौलियों से बिचवाना है। तो ये चौधरी छोटू राम के आदर्शों के तो एकदम ठीक जो है, ये अगर वो उत्तर ध्रुव थे तो ये दक्षिण ध्रुव है, पहली बात। दूसरी बात जो है, इन्होंने आज तक कौन से, आप ये बताइए, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आए, इसका कोई किसान हितैषी आदमी विरोध कर सकता है क्या? आप बताओ किस किसान, ये तथाकथित किसान नेता जो खुद को कहते हैं, इनमें से किसने विरोध नहीं किया? कोई एक बता दो जिसने स्वागत किया हो। नहीं किया। किसान की फसल बीमा हो रही है, मन करेगा तो बीमा करवाए, मन ना करे तो नहीं। उसका विरोध कौन से इन तथाकथित नेता ने किया? बताओ। जहां पर मैं फिर से कह रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा खराबे का मुआवजा मिलता हो, हम 15,000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। पूरे देश के अंदर कोई और सरकार 10,000 भी नहीं देती। यहां पर आकर आंदोलन करते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है बड़ा वाजिब है। समझौता किस पर हुआ था? 3 बातों को लेकर 19 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नेशनल मीडिया पर आए थे, टीवी पर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक समिति बनाएंगे और वो समिति बनी। उसके 3 बिंदुओं पर काम करने के लिए। पहली, कि किस प्रकार से एमएसपी को और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको और सर्वव्यापी बनाना, अधिक से अधिक लोग एमएसपी के एम्बिट में आ जाएं। ज्यादा लोग, अभी क्या है, बहुत चंद से लोग, केवल 6% लोग जो हैं, 6% किसान एमएसपी का लाभ ले रहे हैं, 94% नहीं ले रहे हैं। अब जल्दी, तो पहला तो ये। दूसरा बिंदु, 0 लागत की खेती था। अब जल्दी वाला तो मेरे साथ समस्या है, मेरा समस्या है, क्या करूं, मुझे बातें भी तो बतानी है। तीसरा जो है,
फसल की तरीके से विविधीकरण बताएंगे ना थोड़ा, ज्योति जी मैं अपनी बात को जल्दी अब खत्म करता हूँ। बात हम्म। अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक बात है। अब 1991 से लेकर 2011 तक ये 3 सेंसेक्स होते हैं। इन 3 सेंसेक्स में पाया गया कि 1 करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी खेती छोड़कर दूसरे व्यवसाय की तरफ गए। सितंबर 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसान खेती को छोड़कर कुछ और करे। ये उसी संदर्भ में दिया गया बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, जब एमएसपी की बात हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि हमने जो 2022 का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सतीश नंबरदार जी। किसान की आय को दुगना करने का हर संभव प्रयास किया। पहला ही कदम हमने क्या किया कि किसान का जो है हमने एमएसपी जो है स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले से A2+FL से तय कर दी। दूसरा, उसका जोखिम फ्री खेती के लिए काम करने लगे। तीसरा, उसको हमने कहा कि आप आधुनिक व्यवस्थाओं में जाकर बड़ी मशीनरी का उपयोग करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। लंबी लंबी लिस्ट है, आप पूरा रिसर्च करके आए हैं, आप पूरा रिसर्च करके आए कि सरकार ने क्या क्या किया किसानों को लेकर। लंबी फहरिस्त है आपके पास, और बिजली, लेकिन एक अंतिम बात बहुत है फिर सरकार पर। अब 5 सेकंड और फिर से दे दीजिए। नहीं राहुल साहब देखिए, बिजली की बात कर रहे थे अभी सतीश नंबरदार जी, बिजली की बात कर रहे थे और डीजल की बात कर रहे थे। ये बिजली और डीजल सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकारों में महंगा है। हिमाचल में आते ही 3 रुपए डीजल बढ़ा दिया, लेकिन कांग्रेस वालों से तो जाकर गलबेलियां मनाएंगे, बड़े मालिक से छोटे मालिक से तो मिलकर आएंगे। हरियाणा के अंदर यहाँ पर तमाशा करेंगे। ये किसान हितैषी नहीं है। किसान इनमें कुछ लोग किसान हो सकते हैं, कुछ लोग किसान हितैषी नहीं है। मैं इसी बात को लेकर चर्चा में आगे बढ़ूंगी। नंबरदार जी, आपने सुनी मुख्य जो 2-3 बातें कि नोटंकीबाज शब्द का जिक्र किया गया। दूसरा, गारंटी को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई थी, उसका दायरा बढ़ाने, व्यापक बनाने, अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने को लेकर ही चर्चा की गई थी। क्या कहेंगे? नहीं, गारंटी पहले से ही है। गारंटी पहले से ही है, इनका कहना है। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है सतीश जी। मैं अभी आती हूँ, चूंकि आपसे इस बात को लेकर कमेंट लेना भी बहुत अहम है, लेकिन क्या करें नंबरदार जी, आपकी आवाज अभी नहीं मिल रही, आएंगे आपके पास। राजकुमार जी, आपने सुना रावल जी को, जो ये तो पहले से है गारंटी, ये इनका कहना कि जो हवाला दिया गया वो आपने भी सुना। दूसरा, किसानों को लेकर कुछ किसान हो सकते हैं इसमें, लेकिन अधिकतर वो थे जो किसान की छवि खराब करना चाहते थे। देखिए, किसान तो किसान ही थे। अब किसान छोटे थे, बड़े थे। भाई फोन कट गया, जल्दी करो। उनके कंसर्न अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसान का खेती का संकट बहुत गहरा है। आप उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के नहीं देख सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद उसका जिक्र भाजपा प्रवक्ता ने भी किया। इस देश में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं की है। आत्महत्या आदमी हताशा की पराकाष्ठा में करता है जब उसको कोई रास्ता नहीं नजर। तो खेती का संकट बहुत गहरा है। ये आंकड़ा भी सही है कि बड़ी संख्या में युवा खेती से विमुख हो रहे हैं, खेती नहीं करना चाहते क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। और उसके जो विकल्प हैं या उसका जो समाधान है वो कोई एक झटके में या एक नीति में नहीं होने वाला है। ये दूरगामी और दीर्घकालीन नीतियों की बात है। आपको गांव के आसपास किसान के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, वैकल्पिक रोजगारों की व्यवस्था करनी। किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी मांग रहा है। जैसा भी भाजपा प्रवक्ता कह भी रहे थे, एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मांग रहा वो, बिल्कुल न्यूनतम समर्थन। तो उसकी गारंटी देने में किसी भी सरकार को कोई समस्या क्यों होनी चाहिए? हाँ ठीक है, उसका रास्ता व्यवहारिक लंबा हो सकता है, आपको बहुत सारे पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, लेकिन उस दिशा में चलिए तो सही। उसकी जरूरत को महसूस तो करिए। इस देश में बमुश्किल 4-5 स्टेट्स हैं जहां एमएसपी पर गेहूं और धान भी खरीदा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार से या दूसरे राज्यों से आकर के किसान हरियाणा में, पंजाब में अपनी धान नहीं बेचते। तो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की कोशिश होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। समय उसमें लग जाए वो अलग बात। और जैसा आपने कहा, गारंटी का मतलब ये नहीं है कि एमएसपी पर सरकार ही खरीद करेगी, उससे नीचे खरीद मार्केट में नहीं होनी चाहिए। कानून का मतलब ये भी।
और बार बार जो कहा जाता है कि किसान को ज्यादा दाम देंगे तो उपभोक्ता को महंगा मिलेगा, उपभोक्ता को तो हर चीज वैसे ही महंगी मिल रही है। उपभोक्ता तो किसान से सस्ता भी खरीदा जाता है तो उपभोक्ता तक जाते जाते महंगा हो ही जाता है। ये भी ज्योति, हमने अक्सर देखा है, खासकर सब्जियों के मामले में, फलों के मामले में सड़कों पे फेंक के जाता है किसान, क्योंकि वापसी का भाड़ा कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है बहुत बार। बिल्कुल। लेकिन वही फल और सब्जी जब उपभोक्ता मार्केट में खरीदने जाता है तो उसको जेब टटोलनी पड़ती है जी कि क्या खरीदे, कितना खरीदे। बिल्कुल। तो ये तर्क बहुत वाजिब नहीं है। बेहतर होगा कि आप उपभोक्ता का भी ध्यान रखें, लेकिन जो उत्पादक है, जो किसान है, उसका भी ध्यान रखें। और तीसरा जो अहम सवाल था, मुकदमों का। 1 साल हो गया, सरकार ये तो बता ही सकती है, सारे आंकड़े हैं भाई, कितने मुकदमे वापस हो गए, जो नहीं हुए उनमें क्या तकनीकी या कानूनी जटिलताएं हैं, उन पर क्या काम चल रहा है, कितने समय में हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसान को, सरकार को ये नहीं मालूम। 3 किसान नेताओं से बात कर लिए, जिनसे समझौता किया है, आप उन्हीं को बुला के चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल। हाँ, उसमें आप किसी को मौका क्यों देते हैं कि कोई राजनीति करे, उस पर राजनीतिक मुद्दा बने। सतीश जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपने सुना रावल जी को, जो कहा गया किसानों को लेकर, या जो बातें जिन पर सहमति बनी थी, क्या कहेंगे? तो मैं भी जल्दी से यही बात पूछना चाहूंगा। अगले बोलते हैं कि हमने एमएसपी पे, अरे एमएसपी का सरकार वादा करके जब आंदोलन खत्म करने का काम हुआ था और सरकार अब खुद अपने वादे से मुकर रही है, तो किसान भी आज सड़क पर आने पर मजबूर है, क्योंकि किसान आज कितना बेचारा नहीं रहा जो पहले था। और रही बात, मैं माननीय विधुर जी से पूछना चाहूंगा, 2013 में हमारा भूमि अधिग्रहण बिल पे हमारा आंदोलन था, तो उसमें माननीय राजनाथ जी हमारे साथ खड़े थे। तो जैसे अब ये बोल रहे कि राहुल गांधी जी से मिलकर का छोटी सरकार, बड़ी सरकार, बड़े बाप छोटे बाप, ये आप ठीक कह रही है बात, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट दिखाई, पैकेज आपने सुना होगा, सबसे पहले जो लाइन लिखी गई कि जो भी सरकार होती है, जो भी पार्टी दरअसल सत्ता में होती है, वो सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है। विपक्ष में जो भी पार्टी आ जाती है वो भी सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा करती है। तो किसानों को लेकर तो ये चलता रहा है, विपक्ष में जो भी पार्टी है वो किसानों के साथ हर एक प्रदर्शन, हर एक धरने में शामिल होती ही होती है। बिल्कुल। तो इसमें वो कर रहे, यात्रा कर रहे हैं, और जो किसान हित की बात करे तो किसान हमेशा उसके साथ खड़ा। किसान वोट के लिए कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं करता। अब आप फला पार्टी को वोट दीजिए, नहीं जो संयुक्त किसान, नहीं जो पंजाब में जो हुआ फिर वो क्या था, उसके बाद विश्वसनीयता तो कम हुई ना। पंजाब में जो हुआ वो एक बार तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, फिर जाकर खुद ही इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर कैसे फिर बात की जाए? विश्वसनीयता तो कम हुई कि क्या ही किसान नेता के इनकी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उनको कैसे किसान नेता मान लिया जाए, या किसानों का चेहरा कैसे मान लिया जाए उनको? जी छोटी बहन, राजनीति में, ये राजनीति में सबको अपना अपना अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और चुनाव जीतने का भी अधिकार है, चुनाव हारने का भी अधिकार है। इसमें इस देश का जो संविधान है उसके अंतर्गत वो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। या बीजेपी पर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंदोलन तो वो फिर जिसने इलेक्शन लड़ लिया नंबरदार साहब, वो तो फिर जैसा बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो तो एक नेता हो गए, वो एक पॉलिटिशियन हो गए ना। फिर वो किसान नेता कैसे हो गए? फिर तो जो रावल जी ने कहा कि मैं भी किसान हूँ, फिर सभी किसान हैं, फिर मैं भी किसान हूँ, रावल जी भी किसान हैं, टीना जी भी, रजवंत जी भी, राजकुमार जी भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सभी खेती से जुड़े हैं, फिर सभी किसान नेता भी हो जाएंगे, हम भी किसानों की बात कर लेंगे। देखो, इसमें बिल्कुल अब किसान ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर चुनाव लड़ने का काम किया। वो वोट उसको जितनी मिली ना मिली, लेकिन किसान नेता हमेशा किसान हित में खड़ा रहेगा। क्योंकि रही बात, विदुल जी ने अभी बोला 14,000 रुपए किसान को देने का काम किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 20,000 रुपए एकड़ किसानों को देने का काम किया। ये कोई बात नहीं होती कौन सी सरकार क्या दे रही है। चलिए मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ूं। टीना जी काफी देर से इंतजार कर रही है। रावल जी, आप 2 जवाब दे चुके हैं, इनका दूसरा जवाब अभी होगा। टीना जी, आपने सुना अभी, क्योंकि अभी माफी के साथ सर, बहुत माफी के साथ मैं टीना जी देखिए, फिर कांग्रेस शिकायत करेगी कि इनको मौका कम मिला। टीना जी, आपने, चूंकि कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं, किसानों की जब बात होगी, चूंकि जो राजकुमार जी ने भी कहा, उससे पहले मैंने भी जिक्र किया कि किसानों की स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं थी, कि इन 8 सालों में बीजेपी ने कुछ बहुत बुरा इनके लिए कर दिया हो। जो मांगे शुरुआत से करते आए थे उनको लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चूंकि आंदोलन तो खत्म हो चुका था, 1 साल से अधिक हो चुका है, अब एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। लेकिन मेरा सवाल ये कि बीजेपी इसे कहीं ना कहीं इस तरीके से देख रही है कि ये
राजनीति से प्रेरित चेतावनी है, राजनीति से प्रेरित प्रस्तावित है ये रैली जो होने वाली है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती है और हमेशा किसानों के हित में ही बोलती है। हम कभी भी किसानों को नौटंकीबाज और ऐसे शब्द नहीं कहते हैं। अब रावल जी कह रहे थे कि किसान जो है चुनाव लड़ रहे, तो आप लोग जब चुनाव लड़ते हो तो आप लोगों को क्या दिक्कत है कि हम भी नहीं कहते किसानों को, नौटंकीबाजों को नौटंकीबाज कहते हैं। आप अपने आप को बताइए, आप अपने आप को लिख लीजिए, आप भी अपने आप को लिखिए। किसानों को नौटंकीबाज नहीं कहते, नौटंकीबाज को आप लोग बोलते हैं नौटंकीबाज। आप लोग उनको ऐसे शब्द गढ़ रहे हैं उनके लिए। वो भी खुद एक दूसरे को यही कहते हैं। देखना चाहिए आपके घर में भी जो वो भी खुद एक दूसरे को यही कहते हैं। नहीं, आप लोग सम्मान करना सीखिए सबसे पहले तो। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर चुनाव कोई भी किनका जिन्होंने लाल किले पर देश को शर्मसार किया उनका सम्मान करें, किनका सम्मान करें? जिन्होंने बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म किया उनको करें, किनका करें? जिन्होंने दलित युवक को किस प्रकार से सिंधु बॉर्डर पर टांग दिया उसका, जिन्होंने पंडित मुकेश मुदगिल जी को, देखो यहाँ गठबंधन सीधा सीधा दिख रहा है। कौन बोल रहा है बीच में? संगठन किस प्रकार से पंडित मुकेश मुदगिल जी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, उनका सम्मान करें। किनका सम्मान करें? खेत में काम करने वाले, धूप गर्मी बारिश और ठंड में काम करने वाले किसान का सम्मान देश करता है, करता रहेगा। नौटंकीबाजों का और किसान का हित करने वालों का सम्मान कैसे किया जाए? करने का तरीका अच्छा कैसे किया जाए? इनका जिन्होंने किसानों का हित किया, नहीं जिन्होंने किसानों का हित किया उनका कैसे सम्मान किया जाए? जिन्होंने किसान का सौभाग्य को लूट लिया उनके ऊपर कैसे किया जाए? मैं ये जानता हूँ करोड़ों किसानों का जीवन बदलने वाले कानून थे कृषि कानून, उनको किस प्रकार से इन लोगों ने लूट लिया। जीवन बदलने का रास्ता वो सिर्फ उद्योगपतियों का और जो केंद्र में बैठी भाजपा के कुछ चलन उद्योगपतियों का, उनका सिर्फ उद्योगपतियों की आपने कितने बुलडोजर चला लिए? आप कह रहे थे तीनों कृषि कानून वापिस हुए तो 1.5 साल हो गया। आप तो बता रहे थे उनके सियालो टूट जाएंगे, कितने चल गए बुलडोजर उन पर? आप ये बताओ, आपने अंबानी का वो एक बुलडोजर नौलथा में दिखाया था, माफी चाहूंगा अडानी का एक सियालो दिखाया था 100 हेक्टेयर का, वो खत्म हो गया क्या? वो तो पूरा हो गया और उस पर काम भी चल गया, उस पर गेहूं भी जा रही है। आपके हिसाब से तो आपने तो किसान का नुकसान किया। किसान को लाइसेंस से मुक्त दे रहे थे कानून, कह रहे थे भंडारण अपनी मर्जी से कर सकते हो। अडानी के पास तो वैसे ही लाइसेंस, किसान के पास नहीं था, लाइसेंस खत्म कर रहे थे। आपने कहा नहीं लाइसेंस लगना चाहिए, आम किसान भंडारण नहीं कर सकता, आम किसान भंडारण नहीं कर सकता। ये इस बंदिश को दूर किया हमने। आम किसान अपनी मर्जी के ग्राहक को अपनी फसल नहीं बेच सकता, हमने इस बंदिश को दूर करने के लिए कृषि कानून लेकर आए थे। आप तो वापस बंदिश में ले गए, किसान को आजाद करने का काम किया हमने। अच्छा सुनो तो सही, आप स्वामीनाथन आयोग पर तो बता दो, आपने शुरू किया, वो कहाँ स्वामीनाथन? टीना जी अपने ट्रैक रिकॉर्ड तो बता दो। खाली आपके कहने से किसान हितैषी थोड़ी हो जाएंगे। मैं तो 100 काम गिनवा रहा हूँ, आप एक काम नहीं गिनवा पा रही हैं, एक काम नहीं गिनवा पा रही है। आप बार बार आपको चैलेंज देता हूँ, एक काम गिनवा दो किसान का हित में आपने किया हो तो। 70 साल राज कर एक काम अगर किसान के लिए किया हो तो बता दो। कांग्रेस की प्रवक्ता साहिबा एक काम गिनवा दो। आप बताओ ना, आप अपना एक काम गिनवा दो, मेरा छोड़ो, आप अपना एक काम गिनवाओ। ज्योति जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको, कांग्रेस केवल खुद को खोखले नारों में रखती है किसानों की। एक काम बता दो किसान के लिए, एक काम अगर किया तो बता दो, एक काम गिनवा दो। कांग्रेस वाले 70 साल राज किया, मैंने तो सैकड़ों काम बता दिए, मैंने तो सैकड़ों काम बता दिए। आप तो कह रहे थे वही मुद्दे, अरे एक काम तो गिनवा दो। आप क्या नहीं करते छोड़ो, एक जो करते हो तो बता दो। ज्योति जी क्या अजीब नहीं लग रहा है ये? एक काम नहीं गिनवा पा रही कांग्रेस की प्रवक्ता, एक काम 70 साल राज कर एक काम नहीं गिनवा पा रही कांग्रेस की प्रवक्ता, 70 साल राज कर एक काम नहीं गिनवा पा रही कांग्रेस की प्रवक्ता। केवल उपदेश दे रही है, केवल खोखली बातें दे रही है, कोई काम नहीं गिनवा पा रही, एक काम नहीं गिनवा पा रही। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे पता आप सुन रही हैं, जानकर लगातार बोली जा रही है, सुन रही है, ये बताइए कोई एक काम पूछ लीजिए,
कोई इनसे। अच्छा ज्योति जी, आप एक काम पूछकर बता दीजिए, आपके दर्शकों को लाभ हो जाएगा। ये कांग्रेस खुद को किसान हितैषी का रट्टा मार रही है, यहाँ पर तोते की तरह रट रही है जनता ने। हम तो गिनवा रहे हैं काम, सैकड़ों काम गिनवा दिए, सैकड़ों और गिनवा सकता हूँ अगर ज्योति जी समय दें तो, सैकड़ों और गिनवा सकता हूँ अगर ज्योति जी समय दें। आप एक काम नहीं गिनवा सकते। हरियाणा तो बेरोजगारी में चैंपियन मुझे लगता है आप बात सीधा जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है, बिल्कुल साफ। सीएमआई किसान के लिए रिपोर्ट लेती है। ज्योति जी, क्या हो रहा है ये आपकी डिबेट में? आज सीएमआई को किसान के लिए, किसान का आंकड़ा देने के लिए छोड़ दिया क्या? कल तक तो बेरोजगारी के आंकड़े दे रही थी। ये देखो एक काम नहीं किसान का गिनवा सकते। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ के लिए, आपको जगह दे दे, स्थान दे दे ज्योति जी, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप इनसे पूछकर बता दें, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक काम किसान के लिए हित में जो किया हो गिनवा देंगे। 70 साल राज कर एक काम नहीं गिनवा पा रहे। मैं सैकड़ों काम गिनवा रहा हूं, आपको बता दीजिए एक काम तो अब तक आपको बता ही देना चाहिए था कम से कम। नहीं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़े ना। अगर ये भी इस बात पर अड़ गए हैं कि कोई काम तो बताएं, आप लोग तो बहुत सरकार में रहे, सबसे बड़ी उपलब्धि। पहले बोल चुकी हूँ, 1600 करोड़ बिजली माफ किया था हुड्डा सरकार ने, इन्होंने किया कुछ? ये सबसे बड़ी उपलब्धि आप मान रहे हैं अब तक? 1600 करोड़ 70 साल में 1600 करोड़ माफ किया और कोई काम नहीं किया। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आप समय की बर्बादी है। आप दर्शक नहीं सुन पा रहे, आप दर्शक नहीं सुन पा रहे, एक एक करके हम बोलेंगे। बात चूंकि बहुत गंभीर के रजवंत जी, किसानों को लेकर तो बातें यूं तो बहुत होती आई हैं, लेकिन बार बार किसानों ने कभी एमएसपी को लेकर, कभी बिजली के दाम को लेकर, कभी डीजल के रेट को लेकर, अब गन्ने को लेकर भी किसान, आपने भी जिक्र किया पिछली बार, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा चूंकि किसानों की भूमि है और 2024 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा किसानों का मुद्दा भी रहेगा? देखिए, किसानों का मुद्दा निश्चित तौर पर रहेगा, क्योंकि जो हरियाणा की जनता करे या देश की जनता के बारे में बात करें तो किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से जुड़ी हुई है। और आज जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिस प्रकार से जो बातें अभी कर रहे थे बीच में बोल के, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये कर लेते हैं कि बीच में ना बोले, और जब किसी और का नंबर आता है तो बीच में बोल के इंटरप्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के बारे में बात कही थी, इन्होंने किसानों, भाई रुक जाओ ना यार, कोई फायदा थोड़ी है इस प्रकार से बात करना। अगर आपके पास समय नहीं है तो भाई मैं तो रुका किसानों की जो बात कर रहे हैं, मुझे किसानों में इन्होंने कहा है कि जो मैं तो रुका बैठा था, आप तो प्रमोट नहीं, आपको आपके पास जब राहुल साहब शायद आपको भविष्य में कभी डिबेट ना करनी हो तो बता देना। बीच में हमें भी बोलना आता है यार, बीच में हमें भी बोलना आता है, ये कोई तरीका नहीं है आपका। आप तरीके गलत तरीके अडॉप्ट करते हो। आप ये बताएं कि किसानों के कानून आए थे, किसानों के जो कानून आए थे, कितने किसानों ने समर्थन किया उसका? कितने किसानों ने समर्थन किया? 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, किसानों का जो आंदोलन चला उसमें कितने किसान समर्थन में आए? केवल भाजपा के जो टट्टू है, भाड़े के टट्टू, इनके अलावा कोई आदमी समर्थन नहीं आया। कोई भाजपा के भाड़े के टट्टू के अलावा कोई किसानों के समर्थन में नहीं आया। मेडिकल छात्रों ने जो हड़ताल की, उसके मामले में कोई छात्र उसके समर्थन में आया। जीएसटी आपने लागू की, उसके मामले में कितने व्यापारियों ने आपको सहयोग किया? आप जितने भी कानून बनाते हैं सारे आपके विरोध में जाते हैं। अगर किसी के लिए अच्छे कानून बनाओगे तो लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन लोग आपके विरोध में, जनता आपके विरोध में क्यों रहती है? आपको पता चलेगा ये चीज के लिए। हरियाणा की जनता, देश की जनता आपको देख रही है, आपकी तानाशाही को देख रही है, किस प्रकार से आप आवाज देख रहे हैं, बीच में बोल के आप किसी की आवाज, लेकिन सुन नहीं पा रही इस वक्त। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं आपको यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो किसानों के बारे में कह रहे हैं कि काले कानून जो थे, कितने लोग उनके समर्थन में आए? और जब किसान गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सड़कों पर बैठे रहे, कितने लोगों ने उन बिलों का समर्थन किया? उन कानूनों का कितने लोगों ने समर्थन किया? केवल बीजेपी के भाड़े के टट्टुओं के अलावा किसी ने समर्थन नहीं किया। आपका अंतिम कमेंट क्या कहेंगे किसानों के मुद्दों को लेकर भी, और किसानों की ओर से जो कहा गया कि चेतावनी जो दी गई? देखिए, किसानों के मुद्दों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, उनके मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जरूरत है, ईमानदारी से अमल करने की जरूरत है। एक बात जो बार बार राजनीतिक मुद्दों की कही जा रही है, किसान के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, चुनावी मुद्दे बनने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी निजी राय ये है कि किसान नेताओं को चुनावी राजनीति से परहेज करना चाहिए।
बेशक संविधान सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन जब आप किसी राजनीतिक दल विशेष के साथ खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नैतिक अधिकार उससे कमजोर होता है। और आप चुनाव परिणाम देख लें, हरियाणा में तो अभी चुनाव हुए नहीं है, पंजाब में चुनाव हुए विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जो दिल्ली में आंदोलन था। लेकिन राजकुमार जी, हालांकि आपने जो कहा वो दर्शकों के जहन में होता है, मेरे जहन में तो था, मैंने पूछा भी, लेकिन एक पक्ष ये भी रहता है कि जब आप सर छोटू राम की बात करते हैं या चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो इनका ये भी कहना रहता है कि आवाज एक बुलंदी से उठा पाते हैं, किसानों की बात हो पाती है, विधानसभा में बात करें, संसद में बात करें। देखिए, आपने जिन लोगों का नाम लिया, चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस कब छोड़ी थी? 1959 में नागपुर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की जो सहकारी खेती की अवधारणा थी, जो प्रस्ताव था, उसका विरोध करते हुए छोड़ी थी। तो आपके पास कोई वैकल्पिक विचारधारा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था का खाका होना चाहिए। और दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह ने खुद की राजनीति की, किसानों की राजनीति की। अब जब होता है कि आप किसी राजनीतिक दल विशेष के साथ खड़े हो जाते, मैं ये नहीं कर रहा, मैंने कहा मेरी व्यक्तिगत राय है, नहीं, ये भी एक पक्ष है, मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हूँ, ये भी एक पहलू है जो आपने कहा, मैंने खुद भी ये कहा। तो उससे कहीं ना कहीं आपका नैतिक अधिकार कम हो जाता है। किसान चुनाव लड़े, किसान नेताओं को परहेज करना चाहिए। ठीक है, आप किसान यूनियन बनाते हैं, किसान संगठन बनाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये मौका मिलता है लोगों को सवाल उठाने का कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तमाम आंदोलनों के पीछे रहती है। बिल्कुल, उससे परहेज करना चाहिए। किसान का हित, किसान का कल्याण, देश का हित तो देश का कल्याण है। जब इतना बड़ा व्यापक हित है तो एक चुनाव लड़के क्या करना है? बिल्कुल। सतीश नंबरदार जी, मैं आऊंगी राहुल जी अगर वक्त बचा तो। राहुल जी, नंबरदार जी, बहुत छोटा कमेंट आपका, अगर सरकार ने आप लोगों की 26 जनवरी से पहले ना सुनी ना मानी तो उसके बाद आगे क्या है? किसान ना तो सर्दी, गर्मी, बरसात, क्योंकि किसान का एक बेटा सीमा पे और एक बेटा खेत में, और जब जिसकी बात नहीं मानी जाएगी अब तो फिर दोबारा आंदोलन। अब आंदोलनकारी किसान, अब आज किसान एक आंदोलनकारी का रूप ले चुका है और आप अपनी बनवाने का बात जान चुका है। क्योंकि आज जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के जो झूठे वादे हैं, जिस तरह मिस्टर राहुल जी लोगों को बरकलाने का, दूसरे की बात अनसुनी करने का काम कर रहे हैं, यह तो एक लोकतंत्र में सरासर दबाने का काम हो रहा है। राहुल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी कमेंट। मैं एक तो आंकड़ा देना चाह रहा हूं। इन्होंने बार बार कहा, आंकड़ा लेकर मैं बैठा था इसलिए बार बार हाथ खड़ा कर रहा था। जो केसेस की बात है जहां तक, तो हरियाणा के अंदर 294 केसेस रजिस्टर हुए थे। बाकी केसेस सारे जो थे वो रेल मंत्रालय के तहत आरपीएफ ने दायर किए। जो आरपीएफ वाले मामले सारे वापस हो चुके हैं। 294 में से 163 मामले तो पहले ही वापस हो गए थे। 98 मामले जो हैं वो कोर्ट की मंजूरी के लिए दिए हुए हैं। हमने अपना पार्ट पूरा कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, लेकिन कोर्ट की मंजूरी पर है। 3 मामलों पर सोनीपत की जो कोर्ट है उसने स्टे दिया हुआ है। 4 मामले गंभीर हैं जिन पर जनता तय करे कि बंगाली युवती के साथ जो बलात्कार हुआ वो मामला जो है वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिंगू बॉर्डर पर जो दलित युवक को काट कर लटका दिया गया वो मामला वापस होना चाहिए, होना चाहिए। टिकरी बॉर्डर पर जो लड़की, ठीक है, उसके लिए तो किसानों ने सिफारिश नहीं की थी। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं सौभाग्यशाली हूं। अब मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते सौभाग्यशाली हूं कि मेरी पार्टी के पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसने किसान का ऋण जो है, किसान के ऋण को एक वास्तविकता बनाया, क्रेडिट कार्ड दिया, उसका ऋण जो है 4% तक ले आए। पहले हमें किसान को कर्ज ही नहीं मिलता था। ठीक है सर, आपके पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, कांग्रेस के पास भी बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन किसानों को आज भी परेशान हैं। किसान नेताओं का तो खास तौर पर दूसरे किसान परेशान नहीं गिनवा पाए। अभी इजाजत नहीं देगा सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। किसानों को लेकर हमने बात इसलिए भी की चूंकि चेतावनी तो देखिए पहले ही दे दी गई थी। अब किसान नेता राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिले, एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया। 26 जनवरी को रैली भी होगी, देश भर में प्रदर्शन होगा, आगे क्या कुछ किया जाए अपनी मांगों को लेकर, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में देखना यह है कि 26 जनवरी से पहले क्या सरकार और किसान नेताओं के बीच क्या कोई बातचीत होगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर किसान एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।